पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। एंड सनराइज मसाला, स्वाद बिहार का। अब हमारे साथ जुड़े हैं स्वराज पार्टी के नेता और जो कांग्रेस के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे और इस नेता अवतार से पहले जो अकादमिक जगत में अपनी हस्ती मनवा चुके हैं, पॉलिटिकल साइंस की फील्ड में खास तौर पे, फिर चाहे वो एनसीईआरटी की किताबों का लेखन हो या सेफोलॉजी का काम हो, जो कि उनके कई पर्चों में ऐसे एक है, ऐसे योगेंद्र यादव। योगेंद्र जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सौरभ जी, नमस्कार। कई लोगों ने योगेंद्र यादव के आकलन पर सवाल उठाए थे और ये कहा था कि चूंकि अब वो राहुल गांधी के करीबी सलाहकार हैं, इसलिए उनकी सेफोलॉजी के आंकड़ों पर यकीन नहीं किया जा सकता। लेकिन आपने भाजपा को लेकर जो आंकड़ा बताया था वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हो रहा है, बल्कि आप बीजेपी को कुछ ज़्यादा ही सीटें दे रहे थे। 238 पे दिख रही है बीजेपी। सौरभ भाई, इस देश में एक सामान्य सी समझ लोगों की बन गई है कि जो राजनीति में है वो झूठ तो बोलेगा ही बोलेगा। और दिक्कत यह है कि मेरी परवरिश कुछ अलग लोगों के बीच में हुई है। मेरे गुरु थे किशन पटनायक, जिनकी 20 साल मैंने शागिर्दी की, और उस 20 साल से मैंने उनको झूठ बोलते कभी नहीं सुना। तो मैं कोशिश करता हूं कि सार्वजनिक जीवन में रहने के बावजूद, राजनीति में रहने के बावजूद, कोशिश करता हूं कि सच बोलूं। शायद उस स्तर तक तो नहीं पहुंच पाता जहां किशन जी वगैरह पहुंचे, लेकिन इस बार जो मैंने चुनावी भविष्यवाणी की, देखिए मेरा कोई काम नहीं है। मैंने तो बिल्कुल घोषित कर दिया था कि अब भविष्य बताने का नहीं, भविष्य बनाने का काम करता हूं। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। लेकिन जब मैंने देखा कि इस देश में सर्वे के माध्यम से एक बहुत बड़ा झूठ चलाया जा रहा है, 400 पार होगा, आएगा तो मोदी ही, और इसको एक साइंटिफिक सच की तरह प्रकाशित किया जा रहा है, तो फिर मेरी मजबूरी बनी कि मैं, क्योंकि थोड़ा सा चीजें समझता हूं सर्वे वगैरह, मेरी मजबूरी बनी कि मैं आऊं और कहूं कि नहीं, झूठ बोला जा रहा है। तो मैंने तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अपना धर्म निभाया था कि सच को देश के सामने रखूं और इस झूठ का गुब्बारा पंक्चर करूं। और मुझे इस बात का संतोष है कि न सिर्फ वो गुब्बारा पंक्चर करने में कुछ हद तक हमें सफलता मिली, बल्कि जो बात कही वो सच भी हुई। तो अगली बार कोई राजनीतिक कार्यकर्ता कोई बात बोले तो मान मत लीजिए कि वो झूठ बोल रहा है, हो सकता है वो सच भी बोल रहा हो। योगेंद्र जी, थोड़ा सा विषयांतर होगा, लेकिन मैं आपको एक विद्यार्थी के तौर पर पिछले 18 बरस से जानता हूं, आईएमसी में 2006-7 के दौर से। मैं चाहता हूं विषयांतर हो जाए, लेकिन आप दर्शकों को, खासतौर पर नए नवेले दर्शकों को, किशन पटनायक के बारे में अगर थोड़ा सा बता सकें, ताकि वो नए सिरे से उनको खोजें और उनका लिखा पढ़ें। खुशी से करूंगा, आप कहें तो 2 घंटा बोलूंगा मैं इस चीज पे। किशन जी के बारे में बोलने से अच्छी चीज क्या हो सकती है जिंदगी। किशन जी, किशन पटनायक समाजवादी राजनेता थे। मेरा सौभाग्य था कि जब मैं यूनिवर्सिटी के दिनों में था तो मैं किशन जी से मिला, और वो सांसद बने। 33 साल की उम्र में बरगढ़ से वो सांसद बने थे, संबलपुर बरगढ़ से सांसद बने। और वो व्यक्ति 74 साल की उम्र में जब गुजरे सन 2004, तो उस व्यक्ति के पास ना कोई बैंक बैलेंस था। आप सोचते होंगे जो आदमी 33 साल की उम्र में सांसद बन गया, वो पता नहीं किस ठाट, किस पेजेरो, किस जीप में घूमता होगा। किशन जी के पास कोई वाहन नहीं था और किसी तरह की कोई सुविधा नहीं थी। वो तो सरकार ने जब रेल पास दिया, बस रेल पास था जिसके सहारे वो देश में ट्रेवल करते थे। एक ऐसा आदर्शवादी व्यक्ति, तो मैंने आदर्शवाद की राजनीति अपनी आंखों से देखी। किशन पटनायक ने लिखा, इस देश में गांधी लोहिया जयप्रकाश की परंपरा को लोहिया के बाद मेरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम किशन पटनायक ने किया। और जो कई समाजवादियों में हो जाता है कि लोहिया का गुणगान, हर चीज में लोहिया का नाम, किशन जी ने कहा कि नहीं, एक गुरु से अगर अच्छा सीखा है तो आपको उसका नाम लेने की जरूरत नहीं। समाजवाद के विचार को आज की पीढ़ी तक, आज की परिस्थिति के लिए जोड़ा। समाजवाद को देश के तमाम जन आंदोलनों के साथ जोड़ा। गांधी के विचार की पुनर्व्याख्या की और एक देशज विचार स्थापित किया। ये जो लोग मान लेते हैं ना कि भाई दाढ़ी है, जेएनयू से पढ़ा है इसलिए लेफ्टिस्ट होगा, इन आमतौर पर लोगों को पता नहीं होता कि इस देश में समाजवाद की एक बहुत गहरी धारा है, जो गांधी लोहिया जयप्रकाश की धारा है, जिससे हम आए। तो किशन जी के माध्यम से न सिर्फ किशन जी बल्कि ऐसे अद्भुत लोगों से परिचय हुआ, क्योंकि किशन जी का कुछ ऐसा था कि उनकी संगत में
वही लोग आते थे जो बहुत सुंदर होते थे। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी से परिचय हुआ, अशोक सक्सेरिया जी से परिचय हुआ, और सुनील नामक एक विलक्षण इंसान को मैं मिला जो अब हमारे बीच में नहीं, मेरे से जी दो सर। पांच साल सीनियर थे। जी। जेएनयू में इकोनॉमिक्स के रिकॉर्ड उसने तोड़े थे। और या जी। पता है, सुनील के रिकॉर्ड को बाद में किस व्यक्ति ने तोड़ा? उसका जी। नाम है अभिजीत बैनर्जी। इन दो लोगों का जिनको रिकॉर्ड नोबेल प्राइज तोड़िए, मिला। जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है जी जी। बिल्कुल, ये वो तो हम अक्सर सुनील दर्शकों से उसके कहते बाद रहते गांव में हैं। चले गए मध्य प्रदेश के जंगल में, जी। और वहां पे लोगों ने कहा 6 महीने के बाद वापिस आ जाएगा, कौन टिक सकता है। जी। वो सुनील जीवन भर वहां रहा। जी। तो इस परंपरा ने मुझे खड़ा किया। तो मैं सिर्फ ठीक है संक्षेप में कहते हुए इतना ही सर। कहूंगा जी। कि अक्सर लोगों को 7 जन्म में जितने अच्छे लोग मिलते हैं, मुझे इस एक जन्म में मिल गए, और उनकी ठीक है। परछाई पड़ी, उस परछाई से कुछ तो असर हुआ हम सब जी। लोग। जी। बहुत शुक्रिया, आपने नए दर्शकों को खास तौर पर किशन पटनायक के बारे में बताया। मैं उम्मीद करता हूं कि अब वो उनके बारे में खोज के पढ़ेंगे। योगेन जी, आखिरी सवाल, अब यहां से कांग्रेस का भविष्य क्या है? क्या उन्हें रणनीतिक तौर पर, खास तौर पर चुनावी रणनीति के तौर पर आपके हिसाब से क्या फैसले करने चाहिए जिन राज्यों में अभी भी उनकी स्थिति कमज़ोर है, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है या गुजरात है, और बिहार में वो मैजिक क्यों नहीं काम किया जो यूपी में काम करता दिखा? यूपी में इंडिया अलायंस की रणनीतियां काम दिखी, अखिलेश यादव प्रियंका गांधी की जोड़ी, लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव ने एक जोरदार फाइट दी लेकिन चुनावी सफलता नहीं मिली। इसकी वजह क्या रही सर? सौरभ जी, मैं इस धारणा से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मैं चुनाव का विद्यार्थी हूं और मैंने अभी देखा बीजेपी का वोट शेयर बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों में एग्जैक्टली 8% गिरा है। बिहार में स्थिति ये नहीं थी, क्योंकि बिहार में 23% का फासला था, और बिहार में गठबंधन इतना बड़ा मजबूत था कि 8% वोट गिरने के बावजूद बीजेपी की सीट काफी बच गई। उत्तर प्रदेश में उनके पास ना ऐसा गठजोड़ था, और उनके पास केवल 13% का फासला था। तो अगर 13% का फासला हो, 8% गिर के सामने वाले के पास चला जाए तो आप माइनस में आ जाएंगे। 23% का फासला हो तो उसके बाद भी बच जाएंगे। तो मैं ये नहीं मानता। दिक्कत ये होती है कि राजनीति में हम मान लेते हैं कि जो चीज सफल हो गई उसने हर चीज सही की, जो असफल हो गया उसने हर चीज गलत की। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों को क्रिकेट की कमेंट्री सुननी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट की कमेंट्री कहीं ज्यादा बारीक होती है। बिहार में अच्छा काम हुआ, सही दिशा में हुआ, लेकिन उसे आगे ले जाने की जरूरत है, बहुत और काम करने की जरूरत है। रही बात कांग्रेस की, मुझे लगता है कि कांग्रेस को क्या नहीं करना चाहिए। नंबर एक, आज की इस परिस्थिति में सरकार बनाने की जल्दबाजी। नंबर दो, ये मान लेना कि भाई हम सफल नहीं, बहुत छोटा सा कदम लिया गया है ठीक दिशा में, 2 कदम बहुत बड़े लिए, और दोनों के लिए मैं राहुल गांधी को व्यक्तिगत श्रेय देता हूं। बाकी बहुत चीजें हैं जो अभी होनी बाकी। पहला ये कि 2022 में यूपी में कांग्रेस बीजेपी की विजय के बाद जब सब हताश हो गए और सबको लगता था कि भाई कुछ नहीं हो सकता, ऐसे में राहुल गांधी अड़े रहे, खड़े रहे, और ये कि हम बीजेपी की पूंछ पकड़ के वो वाली हिंदू मुसलमान वाली राजनीति नहीं करें, ये बात। और दूसरा, जो यात्रा जिसको उन्होंने यात्रा में फलीभूत किया, और दूसरा जो न्याय यात्रा के बहाने उन्होंने कांग्रेस को अपने ही जनाधार से दोबारा, क्योंकि कांग्रेस की नीति और नेतृत्व कांग्रेस के अपने ही जनाधार से कटा हुआ। जनाधार मतलब जो गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, हाशिए पे खड़ी जितनी भी पॉपुलेशन, उस सब से जोड़ने की दिशा में सही कदम। ये अभी जुड़ाव हुआ नहीं, बस इतना समझिए कि मोटर गाड़ी मुड़ के ठीक दिशा में खड़ी हुई। अभी गाड़ी का चलना बाकी, बहुत काम करना बाकी। अगर कांग्रेस इन 2 बुनियादी चीजों पर कायम रहे, जिसके चलते वो 50 से 100 तक आ गई, तो सौरभ एक बात मैं आपको कहता हूं, विश्वास से कहता हूं, 50 और 100 के बीच में जितना फासला है, उतना ही फासला 100 और 300 के बीच में है। बहुत बड़ा फासला नहीं है 100 और 300 के बीच में। अगर कांग्रेस इन 2 चीजों पर कायम रहे और आने वाले वक्त में छोटे मोटे लालच को छोड़ के इस बड़ी लकीर को पकड़े और इसके ऊपर टिकी रहे, तो देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, बशर्ते कि कांग्रेस इसके एहसास में रहे कि आज बहुत बड़ी सफलता मिली नहीं, सफलता की झलक भर मिली। बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव जी, कांग्रेस की राजनीति और उनकी रणनीति को समझने में अपनी टिप्पणियों से हमारी मदद करने के लिए।